हाँ जी, नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री क्लास 12 40 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026 इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस हमारे पीवाईक्यू हैं, कुछ एनसीईआरटी के हैं, तो कुछ यहाँ पर एग्जाम्पलर के भी हैं। यानी कि एक वीडियो में आपको सभी का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं फॉर द बोर्ड एग्जाम 2026। ये जो चैप्टर है, पहली चीज इजी है, दूसरा इसका अगर आप वेटेज देखेंगे तो टोटल 7 मार्क्स आप ला सकते हैं इस चैप्टर को करके। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, फटाक से कंप्लीट करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप खुद ही कर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये रहा जो कि 2023 में पूछा भी गया था। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ A+B प्रोडक्ट्स इज गिवन बाय द इक्वेशन R = KAB। ठीक है, इफ V इज टेकन इन एक्सेस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी। देखो वैसे तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, A की पावर 1 है, B की पावर 1 है, तो ऑर्डर इसका वैसे 2 होगा। लेकिन क्योंकि हमने B को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रखा है तो भैया फिर B से कोई लेना देना नहीं है रेट का, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1। और बोलते क्या है ऐसे को हम, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि B को हमने बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रखा है तो इस पर रेट डिपेंड नहीं करेगा। 1 शॉट लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया था ये चीज। अगला क्वेश्चन देखो, द हाफ लाइफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ क्या होता है, टी हाफ क्या होता है, ये आपका होता है R0/2K, यही होता है। तो इसमें देखो कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी 2023 में सीबीएसई द्वारा पूछा गया था, 1 नंबर पक्का आपका। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ गिवन ग्राफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। द स्लोप एंड इंटरसेप्ट आर, स्लोप एंड इंटरसेप्ट क्या होते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ये भी 2023 में पूछा गया था। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है भाई साहब आपका इंटीग्रेटेड रेट, ये होता है R = -KT + R0। अगर इसको आप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो क्या होगा, y = mx + v। तो इसका स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं ना, स्लोप क्या हो गया यहाँ -K हो गया, और इंटरसेप्ट कितना है इसमें c, ये है तुम्हारा R0। ठीक है, तो स्लोप हो जाएगा -K और इंटरसेप्ट हो जाएगा R0। करेक्ट ऑप्शन इज B। पढ़ाया था मैंने अच्छे से 1 शॉट लेक्चर में, हो गया जी, आसान क्वेश्चन। अगला देखो, यहाँ पर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इफ रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, ठीक है, इतनी है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम इतने से इतना। तो इतने से इतना कंसंट्रेशन रिड्यूस होने में कितना समय लगेगा अगर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है भाई, हाँ, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, वो होती है K = R0 - R और अपॉन में क्या होता है T। ठीक है, और हमें T की वैल्यू निकालनी है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, R0 - R अपॉन में K। राइट, वैल्यू पुट करो, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 0.1, तो 0.1 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन 0.064 और अपॉन में हमें क्या लिखना है, K की वैल्यू दी गई है 4 × 10⁻³ ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.036 और अपॉन में आएगा आपका 4 × 10⁻³ ठीक है। अब ये पॉइंट चला जाएगा यहाँ से और 10⁻³ कट जाएगा, सॉल्व करेंगे और ये बचेगा 4 × 9 = 36। तो टाइम कितना आ गया हमारे पास, 9 सेकंड। यानी कि 9 सेकंड के अंदर इतने से इतना कंसंट्रेशन हो जाएगा आपका, सीधा फॉर्मूला लगाना था। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर अ रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है यहाँ पर, द प्रपोज्ड मैकेनिज्म। ठीक है, ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, पूछा क्या गया है, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। रेट लॉ हमें लिखना है, बट ये मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है। तो जो स्लो स्टेप होता है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लो रिएक्शन आपका स्लो स्टेप कौन सा है, फर्स्ट वाला। तो रेट यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, रेट हम लिखेंगे रेट = K। ठीक है, ये आपके रिएक्टेंट है H2O2। ठीक है, और दूसरा है तुम्हारा I-। तो इस तरीके से हम इसका रेट लिख सकते हैं। और क्या पूछा गया, राइट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कितना हो जाएगा 1 + 1 = 2 हो जाएगा। और पूछा गया आउट ऑफ स्टेप्स 1 और 2 विच वन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो है आपका, स्टेप फर्स्ट है जो कि स्लो है, वो आपका रेट डिटरमाइनिंग होगा। बताया था ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, 2019 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो ये 5th क्वेश्चन भी अपना हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6, द फॉलोइंग डेटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसके लिए हमें 2 अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं और पूछा गया है रेट कांस्टेंट, हमसे पूछा गया है। ठीक है कौन सी, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, K की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा फॉर्मूला लिखो, क्या होता है, K = होता है 2.303 अपॉन में T।
उसके बाद होता है हमारा लॉग। अब यहाँ पर क्या है ना, ये गैस है तुम्हारी, यहाँ पे प्रेशर दिया गया है, कंसंट्रेशन नहीं, यहाँ पे क्या दिया गया, प्रेशर दिया गया उसकी जगह। तो गैसियस वाले में क्या फॉर्मूला होता है, लॉग इनिशियल प्रेशर अपॉन में 2 PI माइनस PT, इनिशियल प्रेशर माइनस टोटल प्रेशर, ये होता है कुछ फॉर्मूला। ठीक है, ओके। चलो डायरेक्ट यहाँ पे तुम वैल्यूज को पुट करो, के की वैल्यू आ जाएगी। करते हैं वैल्यू को पुट, तो के इक्वल टू 2.303, टाइम कितना है 100 सेकेंड। ठीक है, लॉग, फिर पी इनिशियल कितना है 0.4, तो 0.4 लिख दो, अपॉन में 2 इंटू पी इनिशियल, तो ये हो जाएगा 2 इंटू इनिशियल पी कितना है 0.4 माइनस PT टोटल कितना है 0.6। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 2.303 अपॉन में 100 लॉग 0.4, इसको आप सॉल्व करेंगे नीचे आएगा 0.2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, log 2, और log 2 की हमें वैल्यू यहाँ पे दी गई है ये 0.30। ठीक है जी, ओके। तो के आएगा आपका के इक्वल टू 2.303 अपॉन में 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको 0.3 इतना रख ले रहे हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा कुछ 6.9 इंटू 10⁻³ पर सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेशन मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि जल्द से जल्द करना है, कैलकुलेशन आप आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाता है तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा देखते नहीं है, कहते हैं भाई ये लंबा लेक्चर हो गया, इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। यहाँ पर तरीका ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। सॉरी, हाँ सही है। ठीक है जी, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, 2023 में पूछा गया था। असर्शन दिया गया है ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन आर ऑलवेज सेम। हमेशा क्या ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी सेम होता है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, हमेशा सेम नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमिनिंग। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए असर्शन इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू। तो जो सा भी ऑप्शन हो उस पर आप टिक लगा देंगे यहाँ पर। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पर क्या असर पड़ता है और एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में? तो भाई साहब देखो, बात सीधी सी है, अगर तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो जो तुम्हारा रेट कांस्टेंट होता है वो भी इंक्रीज करता है। रेट कांस्टेंट डिपेंड ही टेम्परेचर पर करता है। ठीक है जी, अगली चीज यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है? तो भैया एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी हो जाती है कम टेम्परेचर को बढ़ाने से। ठीक है, जिससे कि केमिकल रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखा गया, अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन एट टी इंक्रीजेस, टेम्परेचर को बढ़ाने से वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल पार्ट, या पढ़ लेना, मैं आपको इन शॉर्ट अगर वैसे समझा दूं यहाँ पर, तो आरएनएस इक्वेशन ही तो ये एक्सप्लेन करती है। तो आरएनएस इक्वेशन है के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। नीचे है ये तुम्हारा टेम्परेचर। ठीक है, तो तुम खुद देखो, जब तुम टेम्परेचर को यहाँ पे बढ़ा दोगे तो जो ई ए की वैल्यू है ना, ये जो ई ए की वैल्यू है ये कम नेगेटिव हो जाएगी। कम नेगेटिव हो जाएगी मतलब क्या है, ये जो ई की पावर है फिर वो कम हो गई। ठीक है, ई की पावर कम हो गई तो यहाँ पे ये तो डायरेक्ट है ना, तो के की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, की वैल्यू तुम्हारी ऑब्वियसली भाई साहब बढ़ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, और अगर सिर्फ तुम एक्टिवेशन एनर्जी देखो, ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारी जनरली डिक्रीज हो जाती है। तो भाई यहाँ पे सारी चीज लिखी गई, आप पढ़ सकते हो, देखो। ठीक है, एज अ टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं। ठीक है, कोलाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी, सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि 2025 में ही पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 20 मिनट्स एट 300 केल्विन। 300 केल्विन टेम्परेचर पर कोई रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है 20 मिनट्स में, एंड द सेम रिएक्शन, वही रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाती है मात्र 5 मिनट में जब हम टेम्परेचर को रखते हैं 350 केल्विन। देख रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, जल्दी हो गई, 50% कंप्लीट, है ना। कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी इफ इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। तो देखो हमें दो केसेस दिए गए हैं, फर्स्ट सेकंड, सेम रिएक्शन के। तो एक फॉर्मूला जरा याद करो प्यार से, क्या फॉर्मूला था? एक फॉर्मूला था भैया log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू EA अपॉन में 2.303 R, ऊपर क्या था T2 माइनस T1 और अपॉन में T1 T2। ये EA क्या है आपका? एक्टिवेशन एनर्जी, यही हमको निकालना है भाई साहब। और ये निकालना है तो भैया K2 K1 तो तुम्हें पता होना चाहिए, है ना, और T1 T2 पता होने चाहिए। T1 T2 तो पता है, देखो दो टेम्परेचर दिए गए हैं, एक 300 केल्विन T1 है, T2 है आपका 350 केल्विन। लेकिन K2 और K1 ये तो हमें निकालने पड़ेंगे, ये तो नहीं दिए गए हैं भाई साहब।
कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, देखो जी, हमें क्वेश्चन में दिया गया है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 20 मिनट्स में एट 300 केल्विन, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वाले केस में हमें दिया गया टी हाफ दिया गया कितना, 20 मिनट्स, है ना। तो टी हाफ दिया गया, इससे हम के की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? मैंने कहा बिल्कुल निकाल सकते। इसको K1 मान लो, K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.693 और अपॉन में टी हाफ कितना है भैया 20 है, हो गया भाई साहब यूनिट पर मिनट, क्योंकि है ना ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला होता है 0.693 और अपॉन में हमने वो लिख दिया, ठीक है, ओके। ऐसे ही हमें सेकंड वाले केस में क्या दिया, एंड द सेम रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 5 मिनट्स। सेकंड वाले केस में हमको दिया गया टी हाफ कितना है 5 मिनट्स है ना। तो यहाँ से हम K2 निकाल लेंगे, K2 क्या हो जाएगा 0.693 और अपॉन में 5 यूनिट होगी पर मिनट, ठीक है। हमें देखो K2 अपॉन में K1 चाहिए, log K2 बाई K1, तो K2 अपॉन K1 की पहले वैल्यू निकाल लो, K2 अपॉन K1। K2 लिखा 0.693 अपॉन में 20, K1 लिखा हमने 0.693 अपॉन में 5, 0.693 से 0.693 कट गया, बचा कितना यहाँ पे 20 अपॉन में 5 और ये 5 4 जा होता है 20, तो K2 अपॉन में K1 की वैल्यू 4 आई, जो कि हमने निकाल ली, ठीक है जी, ओके ग्रेट। अब क्या करना है कि वैल्यू को पुट कर दो इस वाले फॉर्मूला में, आ जाएगी वैल्यू, समझ रहे हो ना? हाँ जी सर। तो log K2 अपॉन K1 में हम क्या लिखेंगे, K2 अपॉन K1 की वैल्यू 4 आई, तो log 4 इक्वल टू EA, जो कि हमको निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी, अपॉन में 2.303 इंटू R की वैल्यू देखो 8.314 गिवन है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई T2 माइनस T1, T2 कितना है 350 केल्विन और T1 कितना है 300 केल्विन, तो क्या हो जाएगा 350 माइनस 300 और अपॉन में T1 इंटू T2 यानी कि 300 इंटू 350, ठीक है। अब log 4 की भी देखो हमें 0.602 हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ से हम EA को इधर ही रखते हैं, EA इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारा 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300, बेसिक कैलकुलेशन है, बचपन में पढ़ के आ रहे हो, इंटू log 4, ठीक है। log 4 की आप वैल्यू रख सकते हो, यहाँ पे कितनी है 0.602, ठीक है। तो log 4 की हम वैल्यू रख देते हैं 0.6 इतना, ठीक है। आगे भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जो आंसर्स निकलते हैं ना वो थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, अप्रॉक्स निकलते हैं, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा तुम्हारा 350 माइनस 300, 350 माइनस 300 करोगे कितना बचेगा 50 बचेगा सर, बचेगा 50 की नहीं, बिल्कुल। यहाँ से बाकी आप कट कर लो, देखो ये कट जाएगा 7, ठीक है। और ये आप सारा मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ EA की वैल्यू आएगी तुम्हारी 24205 5.8 अप्रोक्स इतनी वैल्यू आएगी आपकी जूल पर मोल, ठीक है। तो इतना आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, बाकी चाहो तो इसको किलो जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। जूल में है ना, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे किलो जूल में आ जाएगा, है ना। तो 1000 से अगर तुम डिवाइड करोगे तो 3 डिजिट इधर साइड पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, 1 2 3, तो ये आ जाएगा 24.20, इसको हम 6 कर देंगे इन, ठीक है, इतना, और जूल हो गया आपका किलो जूल पर मोल। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। बस फॉर्मूलाज तुम्हें सही से याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये 2020 में पूछा गया था, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, किस पे डिपेंड करती है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे करती है। निकालिए ना, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अलग होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अलग होती है, तो करेक्ट आंसर इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है जी, ओके। अगला देखो, असर्शन दिया गया था यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड द रेट ऑफ रिएक्शन आर सेम, बिल्कुल सही स्टेटमेंट लिखा है। दोनों की यूनिट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन की एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मोल पर लीटर पर सेकंड, ये बात बिल्कुल सही है। इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं करता जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, तो यहाँ पे दोनों सही है। तो आंसर हो जाएगा असर्शन एंड जो तुम्हारा रीजन है बोथ आर करेक्ट, ठीक है, बोथ आर करेक्ट एंड रीजन जो है आर इज द, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक लगाना होगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा ये स्टेटमेंट किसी भी ऑप्शन में, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है जी, ओके। अगला देखो, 2023 में पूछा गया था, ये लिखा है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स ए टू बी फॉलोड सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है भैया, ए से बी हो रहा है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीजेस टू 3 टाइम्स हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ठीक है जी, आसानी से हो जाएगा, देखो जी कैसे, ये ए से बी बनना है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो मान लो स्टार्टिंग में इनका रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट है तुम्हारा कितना के,
ए की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहे हैं ना, दिया गया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, ए के कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है भैया, ए के कंसंट्रेशन को हमने कितना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो ये रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी को किस तरह से अफेक्ट करेगा, ठीक है, जिस हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा उसी हिसाब से बी को अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे न्यू रेट आ जाएगा एक, यहाँ पे रेट डैश के कर दे रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो ऐसे आएगा, रेट न्यू वाला क्या हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो हमने पहले 9 लिख दिया, के और ए का पावर 2। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखना जरा, ये जो के ए ये तो भैया स्टार्टिंग वाला है ना, तो न्यू रेट जो आया, रेट डैश इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ इनिशियल रेट, यानी कि 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन जो है तुम्हारा वो बढ़ जाएगा, और 9 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा तो सीधी सी बात है 9 टाइम्स तुम्हारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी भी बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। तो पहला वाला पार्ट कुछ इस तरह से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला गया डिफाइन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, वो रिएक्शंस होती हैं जो सेकंड ऑर्डर होती हैं लेकिन वो बिहेव कर रही होती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। ठीक है, दैट्स वाई ऐसा होता है। तो लिख देंगे कुछ इस तरह से आप, pseudo first order reaction is a higher order reaction that behaves like a first order reaction because one reactant is present in large excess। ठीक है, मेकिंग इट्स कंसंट्रेशन अफेक्टिवली कांस्टेंट। ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप लिख सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन देखो, ये भाई साहब एनसीईआरटी का है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बट कुछ चीजें हैं, ये एनसीईआरटी का सीधा क्वेश्चन हमने उठा के रखा है, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो यहाँ पे काफी सारी और भी वैल्यूज आपको लॉग वगैरह की हो गई है ना, वो सब दी जाती है एग्जाम में। देखो क्या है, द हाफ लाइफ फॉर अ रेडियो एक्टिव डिके ऑफ, ठीक है, इतना है हाफ लाइफ दिया गया है इसका 14 कार्बन का। ठीक है, हाफ लाइफ दिया गया, यानी कि टी हाफ हमको दिया गया है 5730 ईयर्स। मैंने कहा ठीक है, एन आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट कंटेनिंग वुड हैड ओनली 80% ऑफ द 14 कार्बन फाउंड, यानी कि सिर्फ 80% बचा, 20% गायब हो गया। समझ रहे हैं। तो जैसे कि अगर हम इसको ऐसे लिखे हैं कि जस्ट एन एग्जाम्पल, स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन था जस्ट एन एग्जाम्पल मान लो 100, तो बाद में कितना बचा, केवल 80% बचा, फाइनल कितना बचा, सिर्फ 80 बचा। समझ रहे हैं, ओके। एस्टिमेट द एज ऑफ द सैंपल, यानी कि एज बतानी है हमको, टी बताना है। ठीक है, तो रेडियो एक्टिव डिके जो ये होता है ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर का, के इक्वल टू में 2.303 अपॉन में टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन, यही होता है ना। बिल्कुल, हमें टी पता करना है, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100 है, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है 80 है। मैंने कहा वो सब चीज तो ठीक है, हमें टी निकालना है, लेकिन के की वैल्यू तो हमें पता होनी चाहिए सर, के की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं, लेकिन के की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो हमको टी हाफ दिया गया है, यहाँ पर हमको टी हाफ दिया गया है और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 अपॉन में के की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगी 0.693 अपॉन में टी हाफ, जो कि है तुम्हारा 5730। ठीक है, तो के की वैल्यू कुछ इस तरह से हमने निकाल ली यहाँ पर। तो ये के की वैल्यू हम उठा के इसमें रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो टी इक्वल टू हो जाएगा 2.303, थोड़ा राइटिंग अच्छी लिख देते हैं जब लिख रहे हैं तो। ठीक है, टी इक्वल टू 2.303 अपॉन में के की वैल्यू ये 0.693 अपॉन में 5730 है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 5730। उसके बाद लॉग 100/80, तो ये देखो 0 से 0 गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इनटू log 5 माइनस log 4 हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, log 5 की वैल्यू और log 4 की वैल्यू आपको एग्जाम में दे दी जाएगी। ठीक है, और यहाँ से ये पॉइंट से पॉइंट उड़ जाएगा, उड़ाना चाहो आप। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, t इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, पॉइंट हमने हटा दिया यहाँ पर 693 इंटू 5730 log 5 माइनस log 4, इसको जरा हम अलग से ही सॉल्व कर लें यहाँ पर, log 5 माइनस log 4, तो log 5 माइनस log 4 करोगे तो ये आएगा तुम्हारा, log 5 की वैल्यू पुट करो 0.6989 माइनस log 4 की वैल्यू रखो 0.6020। टेंशन नहीं लेना, ये एग्जाम में आपको दी जाएगी। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो, बट ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में वैल्यूज गिवन नहीं होती हैं। तो ये तुम्हारा यहाँ पे log 5 माइनस log 4 ये आएगा 0.0969। ठीक है, तो ये log 5 माइनस log 4 की हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिखते आ रहे हैं, कितनी 0.0969
969। ये हमने फाइनल वैल्यू लिख दी। इसको आप कट करना चाहो इसको आप कट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, अपने हिसाब से कट वगैरह आप कर लेना। वैसे कट करना चाहो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ। इसको आप 3 से काट दो, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये भी कट जाएगा 3 से आई थिंक, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3 0। ओके, इसको आप 7 से कट कर सकते हो आई थिंक, 7 3 जा 21, 2 बचा, 7 3 जा 21, इसको 7 3 जा 21, 2 बचा, 7 2 जा 40 और 7 9 जा 63। ओके, फिर से ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ये देखो कट जाएगा 0.0, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से इसको आप प्रॉपर मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह कर लेंगे तो यहाँ पर टी की वैल्यू आ जाएगी 1845। यूनिट क्या रहेगी? यूनिट। तो उसका जो एज पूछा गया था सैंपल का वो लगभग 1845 ईयर्स हमने कुछ इस तरह से निकाल दिया। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का है। रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज द, रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी गई है, ठीक है, और 546 केल्विन टेम्परेचर है, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी दी गई है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि ए, जो कि आर एन एस इक्वेशन में आता था, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है आर एन एस इक्वेशन वाला? लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी, यही होता है। ये जो ए है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो लॉग ए को ऐसे लिखो, लॉग ए इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा लॉग के प्लस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी, ठीक है जी। अब इसमें वैल्यू को पुट करके देखो जी, अभी देखते हैं। लॉग ए इक्वल टू लॉग के की वैल्यू है 2.418 इंटू 10 की पावर -5, तो लॉग के की वैल्यू पुट करो 2.418 इंटू 10 की पावर -5 प्लस एक्टिवेशन एनर्जी हमको दी गई है 179.9, तो लिखो 179.9 किलो जूल में दी गई ना, तो इसको जूल में हम कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 10 की पावर 3 कर देंगे, ठीक है। ओके, अपॉन में 2.303 इंटू आर, आर की वैल्यू होता है ना ये आपको एग्जाम में दी जाएगी गैस कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, बट यहाँ में 8.314 होती है, ठीक है। टेम्परेचर कितना है? 546 केल्विन। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो लॉग ए की वैल्यू आ जाएगी और लॉग ए से हम एंटी लॉग लेके ए की वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। चाहो तो मैं सॉल्व करा देता हूं। यहां पर देखो लॉग ए इक्वल टू, ठीक है, लॉग 2.418 इंटू 10 की पावर -5, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग 2.418, ठीक है, प्लस लॉग 10 की पावर -5, ठीक है। इसे पूरे को आप सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई डिवाइड करके कट वगैरह करके। इसकी वैल्यू कुछ आएगी तुम्हारी ये 179900 अपॉन में 10454.34, ठीक है, 10454.34, ये कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। ये लॉग वगैरह को आप अच्छे से सॉल्व करना है। लॉग 10 की पावर -5 क्या हो जाएगा? -5 log 10 हो जाएगा, ये -5 log 10 हो जाएगा ना ये, और log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये -5 बचेगा, ठीक है। log 2.418 इसकी वैल्यू लिख लेना आप, log a इक्वल टू, ये वैल्यूज आपको एग्जाम में देखो दी जाएंगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, मैं यहाँ पे सीधी लिख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, माइनस हो जाएगा, ये -5 log 10 -5 बचेगा, बाकी इसको आप डिवाइड करोगे ये बचेगा 17.21, ठीक है। तो ये तुम्हारा कुछ इतना आएगा, log a इक्वल टू, इसको आप माइनस करके प्लस कर देंगे, log a इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 12.593, इतना आ जाएगा तुम्हारा log a। बट हमें क्या log a की वैल्यू चाहिए थी? हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए थी, log a की आ गई 12.593, ठीक है। तो हमें सिर्फ a की वैल्यू चाहिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? log को हटाओ तो ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 12.593, ये हो जाएगा साहब। अब भैया 12.593 की वैल्यू कैसे निकालेंगे एंटी लॉग की? वो तो होती नहीं है, दी नहीं जाती, तो a इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? एंटी लॉग ऑफ 12 प्लस 0.593, ऐसे कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा? a इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.593 इंटू हो जाएगा ये क्या? 10 की पावर 12। अब एंटी लॉग इसकी वैल्यू आपको एग्जाम में दी जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आप तुम्हारा 3.91 इंटू 10 की पावर 12, और इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आसानी से निकल जाता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। ये तो सेम क्वेश्चन है, ये वाला है अगला। ये 2023 में पूछा गया था क्वेश्चन, क्या है? फॉर द रिएक्शन, ठीक है जी, ये रिएक्शन दी गई है 2N2O5, ये ठीक है जी,
टेम्परेचर दिया गया 218 केल्विन। पूछा क्या गया वो देखते हैं। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 इज इतना। चलो जी फर्स्ट पार्ट इसका हम सॉल्व करते हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 दिया गया है, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2O5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा तुम्हारा -d N2O5 अपॉन में dt। कितना दिया गया है 1.4 इंटू 10 की पावर -2। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया गया, हमको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है भाई साहब, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसी के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, यहाँ से क्या हो जाएगा N2O5, N2O रिएक्टेंट है तो माइनस लगाया आगे, ठीक है 2 लिखा है तो -1/2 हो जाएगा d N2O5 और अपॉन में dt। ठीक है, इतने की वैल्यू हमको यहाँ पे दी गई है, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देंगे हम, बोलो हो जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस में दी गई थी ना, है ना, तो अभी बचेगा 1/2 इंटू 1.4 इंटू 10 की पावर -2, ये कट जाएगा 0.7। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ गया यहाँ से 0.7 इंटू 10 की पावर -2। तो इस तरीके से हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 10 की पावर -2 है ना, यहाँ पे एक्चुअल में क्वेश्चन में 10 की पावर -3 था, बट हमने 2 लिख दिया था, कोई बात नहीं, कितना भी लिख लो, आंसर तरीका तो यही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कुछ इस तरह से निकाल लेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में पूछा गया है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डेराइव द रिलेशनशिप T99 = 2T90%। ये हमें रिलेशनशिप डेराइव करना है, कर देंगे भैया, बहुत आसानी से कर देंगे। सबसे पहले T99% का निकाल लो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और T90% का निकाल लो, दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पर T99% के लिए। भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, बिल्कुल भाई साहब, तो क्या हो जाएगा T99% इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में k लॉग 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई। इनिशियल कंसंट्रेशन था 100, तो बाद में कितना बचेगा सर, बाद में बचेगा 1, तो ये लॉग 100 हो गया। लॉग 100 बोल रहे तो चलो लिख ही देता हूँ पूरा, T99% इक्वल टू 2.303 अपॉन में k लॉग, ये क्या होगा, लॉग 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना लॉग 100 को, और 10 की पावर 2 क्या हो जाएगा 2 log 10 हो जाएगा। लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो T99% आपका बस इतना ही आएगा 2.303 इंटू में 2 अपॉन में k। ठीक है, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, तो 4.606 आ जाएगा यहाँ पर। T99% इक्वल टू 2 3 जा 6 0 2 3 जा 6 4.606 अपॉन में k, ये T99% निकाल दिया। उसके बाद T90% निकाल लो, तो T90% क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में k लॉग 90% रिएक्शन कंप्लीट होगी। स्टार्टिंग में था 100 कंसंट्रेशन, बाद में कितना बचा 90% पूरी होगी, बचा 10%, कट जाएगा 10 लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो T90% कितना आ गया तुम्हारा 2.303 अपॉन में k। अब क्या करो, सीधा सा एक काम करो, T99% अपॉन में T90%, ये कर दो, इक्वल टू वैल्यू पुट करो। T99% कितनी है 4.606 अपॉन में k, और T90% की कितनी है 2.303 अपॉन में k। ओके, देखो k से k कट जाएगा, और 2.303 का आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे, ये 2 से कट जाएगा, तो तुम्हारे पास आएगा ये T99% अपॉन में T90% इक्वल टू में आएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा तुम्हारा, ये आएगा T99% इक्वल टू 2 इंटू T90%। यही हमें प्रूव करना था, हो गया, आसान था, सीधा सा फॉर्मूला लगाओ, पुट करो, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16, ऑब्जर्व द ग्राफ शोइंग इन द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, क्या लग रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लॉग R0 अपॉन R, बस इस टाइम का है ना ये, इस तरीके का ग्राफ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। ठीक है, याद करो क्या था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, था ना वो लॉग R0 अपॉन में R इक्वल टू KT अपॉन में 2.303, याद आया। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कंपेयर करो, y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लोप की वैल्यू है k अपॉन में 2.303, ये स्लोप की वैल्यू इसमें आती है, इंटरसेप्ट इसमें 0 होता है, यही दिया गया ना, बाई एक्सिस में ये है, एक्स एक्सिस में ये है, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। ग्राफ जरूर देख लेना, 0 ऑर्डर रिएक्शन के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, और R है नहीं से क्वेश्चन वाले। अगले में हमसे स्लोप पूछा गया था, तो स्लोप ये हो जाएगा तुम्हारा k अपॉन में 2.303। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड t हाफ, क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर है ये। ठीक है, तो t हाफ इक्वल टू क्या होता है 0.693 अपॉन में k। तो ग्राफ वगैरह जरूर ध्यान रखना सारे के सारे।
क्वेश्चंस यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे आपसे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 ए क्या है। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट। 25% कंप्लीट हो जाती है 40 मिनट्स में। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। के की वैल्यू पता करनी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, और के की वैल्यू पता करनी है। क्या हो जाएगी, के इक्वल टू में 2.303 अपॉन में टी कितना दिया गया 40 मिनट्स लॉग, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन मान लो 100 था, तो बाद में कितना बचेगा 75 बचेगा, क्योंकि 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, बचेगा कितना 75% कंसंट्रेशन। इसको कट कर लो, 5 2 जा 10, 0 5 बन जा 5, ठीक है, 5 5 जा 25, फिर से कट जाएगा, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 50, ठीक है। तो इधर अगर देखोगे तो ये बचेगा तुम्हारा log 4 माइनस log 3, ठीक है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देते हैं, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में 40, log 4 माइनस log 3 बचेगा ना। तो log 4 एंड log 3 की एग्जाम में आपको वैल्यूज दी जाएंगी। log 4 की वैल्यू हम रखते हैं 0.6021, log 3 की 0.4771, ठीक है जी। ओके, सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा बचेगा 0.125, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.00719, ठीक है। और यूनिट क्या होगी इसकी, पर मिनट। यूनिट का ध्यान रखना खास तौर पर, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके आ रहे हो तो यूनिट क्या होगी इसकी, पर मिनट। पर मिनट क्यों बनी यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, और मिनट टाइम्स में दिया गया था, टाइम्स मिनट में दिया गया था, ठीक है। तो आसानी से हो जाएगा, सीधा फॉर्मूला लगाओ। एक और चीज इसमें पूछी गई थी, इन व्हाट टाइम विल द रिएक्शन 80% कंप्लीट। 80% रिएक्शन कितने समय में कंप्लीट हो जाएगी सर। फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सीधा फॉर्मूला पुट करो, आ जाएगा आंसर। 80% कितने में कंप्लीट होगी, 80% कितने समय में, तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू में 2.303, इस बार के नीचे आ जाएगा, के की वैल्यू हमने निकाल ही ली है, लिख दो 0.00719। फिर क्या होता है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 80% कंप्लीशन की बात कर रहा ना, तो स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन 100% होएगा, तो बाद में कितना बचेगा, 80% कंप्लीट होगी, कितना बचेगा 20, 25 या 100, log 5 बचेगा, है ना। 2.303 अपॉन में 0.00719, log 5 की यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। log 5 की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, कितनी होती है 0.699, ठीक है। वैल्यू को पुट कर दोगे तो टी आ जाएगा तुम्हारा 223.89 मिनट। इतने मिनट में तुम्हारी 80% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है जी। ओके, बी पार्ट में क्या पूछा गया था, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जो हम रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उनकी जो पावर्स होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। राइट द कंडीशन अंडर विच आ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बाई मॉलिकुलर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कब फॉलो, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स कब फॉलो करती है, जब एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इसका आंसर वही हो जाएगा, देखो द सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज दैट इज इन्वॉल्व इन द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। द कंडीशन अंडर विच अ बाई मॉलिकुलर रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज व्हेन वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस, ठीक है, जैसे कि उसका कंसंट्रेशन ना के बराबर चेंज होता है। हो गया जी। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ आर वर्सेस टाइम, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया था, क्या था, आर इक्वल टू में माइनस के टी प्लस आर नॉट, यही था ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस के, सीधा दिख रहा है। स्लोप ही पूछा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि 2024 में पूछा भी गया था। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 16 टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इंक्रीजेज 4 टाइम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ तो क्या होगी। अरे मान लो स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन है कितना, ये है के, रिएक्टेंट है आपका ए, इसकी पावर कुछ होगी हमें नहीं पता एक्स, लेकिन आगे दिया गया है कि ये जो रेट है ना ये कितने गुना बढ़ जाता है, ये 16 गुना रेट बढ़ गया, यानी कि 16 हो गया, 16 टाइम्स इक्वल टू में के। जब तुमने ए का कंसंट्रेशन कितना बढ़ा दिया 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4a की पावर एक्स, ठीक है। अब भैया क्या करें इसमें, कुछ मत करो भाई, तब इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन तुम सेकेंड मान लो, दोनों को डिवाइड कर दो। डिवाइड कर दोगे ना दोनों को, फर्स्ट डिवाइड बाई सेकेंड, डिवाइड कर दोगे तो रेट से रेट कट जाएगा तुम्हारा, के से के कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बचेगा तुम्हारा ये 1/16 इक्वल टू में बचेगा तुम्हारा 1/4 की पावर एक्स, ये बचेगा। अब देखो इसको 1/16 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/16 को क्या से लिख सकते हैं, 1/4 का होल स्क्वायर, बिल्कुल उतना ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। आगे 1/4 की पावर एक्स दी गई है। अब देखो 1/4 सेम है तो एक्स की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे
2 आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई। एक्टिवेशन एनर्जी देखो अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, रेट कांस्टेंट डिटरमाइन कर लो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर, या रेट कांस्टेंट डिटरमाइन करो अलग अलग टेम्परेचर पर। ठीक है, ठीक है, देखो सीधी सी बात है, फॉर्मूला मैंने बताया था log K2 अपॉन में K1 इक्वल टू में था EA अपॉन में 2.303 R, इधर था तुम्हारा T2 माइनस T1 अपॉन में T1 इंटू T2। तो मैं EA पता करना है, ये एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसके लिए देखो तुम्हें K2 एंड K1 दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता करनी पड़ेंगी, दो अलग अलग टेम्परेचर पर। R की वैल्यू तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी क्या बोला, डिटरमाइनिंग द रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। T1 T2 अलग अलग टेम्परेचर पर हमने दो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता की, तो हमें EA की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी। ओके, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा है, ठीक है, ज़्यादा मार्क्स का भी आता है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में था। क्या बोला जा रहा है, द फॉलोइंग रिजल्ट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। ये रिएक्शन है P+2Q, ठीक है, इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट हमने किया, कंसंट्रेशन वगैरह छेड़ाखानी करी उससे, तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या डिफरेंस मिला, पूरा डेटा दिया गया है। हमें रेट लो एक्सप्रेशन बताना है इसके लिए। ठीक है, देखो इसको बड़े प्यार से हम करेंगे, कैसे, हम लेट कर लेंगे, लेट दी रेट लो एक्सप्रेशन, हम लेट कर लेते हैं। इसका क्या होगा, जस्ट एन एग्जाम्पल, इसका लेट हमने कर लिया, मान लिया क्या, रेट इक्वल टू में K, रिएक्टेंट कौन है, एक P है एक Q है। ठीक है, तो P का कंसंट्रेशन Q का कंसंट्रेशन, अब इनकी पावर क्या होंगी हमें नहीं पता, वो तो एक्सपेरिमेंटली आती है साहब। तो हमने मान ली P की पावर है X और Q की पावर है Y, हमने मान लिया यहाँ पर। अब हमारा टारगेट है ये X एंड Y की वैल्यू पता करना, ठीक है, ताकि हमारा ये रेट लो एक्सप्रेशन पूरा हो जाए। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हमें दी गई, अब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर तुम पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने इसी तरीके से पता किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे कि हमने देख लिया इसका कंसंट्रेशन डबल कर दिया जस्ट एन एग्जांपल, तो रेट पे क्या फर्क पड़ा देखा था। बट यहाँ पर तुम वैसा नहीं कर पाओगे, बिकॉज दोनों का अलग अलग तरीके से चेंज किया जा रहा है, दोनों का, समझ गए। यहाँ पर तुम्हें ऐसे करना है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट फर्स्ट दिया गया है, इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिखो, सेकंड एक्सपेरिमेंट के लिए भी लिखो, थर्ड के भी लिखो, फोर्थ के लिए भी रेट लो एक्सप्रेशन हम लिखेंगे। ठीक है, फिर हम कोई से भी दो एक्सपेरिमेंट को उठा के डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें X या फिर Y की वैल्यू मिलेगी। कैसे, देखो सबसे पहले तो लिख लो, यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए लिख रहे हैं, फॉर द एक्सपेरिमेंट फर्स्ट वाले एक्सपेरिमेंट के लिए अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रेट इक्वल टू, रेट क्या है यहाँ पर 3.0 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू में K P का कंसंट्रेशन कितना दिया गया है, देखो ये देख लेना यहाँ पर रेट, देखो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वार ये दिया गया था 3 इंटू 10 की पावर -4, हमने लिख लिया। इनिशियल Q का कंसंट्रेशन इतना है, P का इतना है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिख रहे हैं सारी चीज़। तो P का कंसंट्रेशन कितना है जी, 0.10, तो लिखते हैं K कंसंट्रेशन का P का कितना है 0.10 पावर X, Q की पावर बाई है, Q का कंसंट्रेशन भी कितना है 0.10 पावर बाई। इसको मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही हम एक्सपेरिमेंट 2 के लिए भी लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, रेट कितना है सेकंड वाले में 9.0 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू K P का कंसंट्रेशन कितना है दूसरे वाले में 0.30 की पावर X, Y का कंसंट्रेशन इसका भी 0.30 है। ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे एक्सपेरिमेंट 3 के लिए भी लिख लो। ठीक है, 3 के लिए रेट ऑफ क्या है ये 3.0 इंटू 10 की पावर -4, ठीक, इक्वल टू में K P का कंसंट्रेशन 0.10 और इसका 0.30, इसकी पावर बाई, इसको मान लो थर्ड। ऐसे ही फोर्थ वाले का भी लिख लेना, बट हमारा 3 से ही काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई सी भी दो इक्वेशन को उठाएंगे, जैसे कि अगर हम सेकंड वाला, ये जो सेकंड वाला है इसको उठाएं और हमारा थर्ड वाले को उठाएं, तो यहाँ पर देखो हाँ, जो बाई वाला है ना 0.30, इसमें भी है 0.30, इसमें भी है 0.30, तो 0.30 ये कट जाएंगे, बचेगा X वाला, K भी कट जाएगा, तो यहाँ से हम तो X की वैल्यू मिल सकते हैं यहाँ पर, समझ रहे हैं। तो देखो यहाँ पर हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन
सेकेंड बाई थर्ड। सेकेंड वाला क्या इक्वेशन था, ये था 9.0 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू में था k 0.30 की पावर x 0.30 की पावर बाई, यही था। ओके, अपॉन में 3.0 इंटू 10 की पावर -4, यहाँ पे हो जाएगा k 0.10 की पावर x 0.30 की पावर बाई। अब यहाँ पे देखो कट कर लो, ये कट करोगे 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कट जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये बाई वाला टर्म पूरा सेम है, कट जाएगा, k से k कट जाएगा, बचेगा कितना तुम्हारा 3 इक्वल टू में ये भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा 3 की पावर x की वैल्यू क्या आएगी, ये जो 3 है क्या हम 3 की पावर 1 नहीं लिख सकते इसको, 3 की पावर 1 मतलब 3 3 सेम, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, x की वैल्यू आ गई ना। यानी कि यहाँ पर जो x था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू p, इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 1। अब बाई की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे, यहाँ पर बाई की भी निकाल लेते हैं। बाई की निकालने के लिए भी देखो कहीं पे x कट जाए, बाई बाई बचे हैं, तो फिर हमारी बात बन जाए। तो बाई को निकालने की कोशिश करते हैं। देखो इक्वेशन फर्स्ट वाली देखो, यहाँ पर x में है 0.10 और थर्ड वाली देखो यहाँ पर x में कितना है 0.10, ठीक है। तो फर्स्ट को थर्ड वाले से डिवाइड कर दो, फर्स्ट वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दो थर्ड वाले से, कर दे, ठीक है। लिखो फर्स्ट वाली लिखो, सबसे पहले क्या है 3.0 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल टू में k 0.10 की पावर x 0.10 की पावर बाई, ओके। अपॉन में अब थर्ड वाला लिख लो यहाँ पे 3.0 अरे पेन टाइम नहीं चल रहा, क्या हो गया, ये 3.0 इंटू 10 की पावर -4 ही है, ठीक है। इधर डिवाइड करेंगे इसको, k 0.10 की पावर x 0.30 की पावर बाई, ठीक है। यहाँ देखो ये पूरा ही कट जाएगा, सेम है था ना बिल्कुल, k 0.10 की पावर x, ये कट गया। इधर कितना बचा, 1 बचा, इधर कितना बचा, ये कट जाएगा 3 से, इधर बचा तुम्हारा 1/3 की पावर बाई, ठीक है सर, ओके। देखो किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। मैंने कहा ये जो 1 लिखा है क्या हम इसको ऐसा लिख दें, अगर 1/3 की पावर 0 इक्वल टू 1/3 की पावर बाई, तो 1/3 की पावर 0 आंसर 1 ही आएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 सेम हो गया, बाई की वैल्यू आ गई 0, ठीक है भैया। x की वैल्यू भी पता चल गई सर जी, बाई की वैल्यू भी पता चल गई, रेट लिख देंगे अब तो आराम से। तो रेट क्या हो जाएगा, इसका रेट लिखना था हमको k p की पावर क्या हमने मानी थी x की वैल्यू कितनी निकली 1 और बाई की वैल्यू कितनी निकली 0, तो q के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी पावर 0, ठीक है। 0 मतलब 1 ही आता है आंसर, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा k, ये इस तरीके से निकाल सकते हो आप। कोई सी भी 2 इक्वेशन उठा लो, कट वगैरह कर लो, आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 22, 2023 में पूछा गया था बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ N2O5 इज, ये दिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और यहाँ पे दी गई हमको इक्वेशन, हमको एक्टिवेशन एनर्जी पता करना है EA, कैसे पता करेंगे। देखो ये वाली जो इक्वेशन दी गई ना, ऐसी इक्वेशन हमने पढ़ी है कहीं, याद करो, थी ना, अभी बढ़ाया था, log k इक्वल टू में log a माइनस EA अपॉन में 2.303 RT, याद आया, अभी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे इससे रिलेटेड, है ना। ये ऐसी इक्वेशन ही लग रही है, ये वाली को इससे कंपेयर करके देखो जरा, यहाँ पर log k है, log a है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो टर्म है ना EA अपॉन में 2.303 RT, इसके इक्वल क्या आ जाएगा फिर कंपेयर करने से, EA अपॉन में 2.303 RT इक्वल टू में ये वाला हो जाएगा ना पूरा टर्म 2 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन में टेम्परेचर, यहाँ पे केल्विन ये यूनिट है इस पर, ठीक है। T से T कट जाएगा, ठीक है। तो EA इक्वल टू क्या बचेगा, EA इक्वल टू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2.303 इंटू R की वैल्यू 8.314 दी गई है यहाँ पर। इसको तो मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आएगी तुम्हारी 942.84 जूल पर मोल, ठीक है। किलो जूल में इसको कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 382.94 किलो जूल पर मोल,
ठीक है, बस थोड़ा सा तुम्हें अंडरस्टैंड करना था, समझना था किस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करें, और सीधा यहाँ पर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी निकल गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23। अ रिएक्शन, एक रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना है, इस ग्राफ से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और यही 2019 में पूछा भी गया था सीबीएसई द्वारा। ये आपका ग्राफ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और ये तुम्हारा टाइम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा इसका, भैया हमने तो देख के बता दिया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 0 ऑर्डर होगा। भैया कैसे बता दिया, पहली चीज तो याद कर सकते हो सीधा, हमें भी याद है, समझने के लिए अभी मैंने समझाया था। 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कैसे लिखते हैं, ग्राफ जो हमने बनाया था कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था ना, R इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। ठीक है, दूसरी तीसरी बार लिख रहा हूँ ये, स्ट्रेट लाइन को कंपेयर करो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, समझ रहे, तो y देखो वही है ना रिएक्शन, और एक्स एक्सिस पे देखो टाइम है ना, बिल्कुल है वही चीज़। ठीक है, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, हो गया, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 0। सीधा याद भी तुम कर सकते हो, समझने के लिए वन शॉट लेक्चर देखना, मैंने समझा रखा है ऐसे। ठीक है, दूसरा क्या पूछा गया, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट, स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, स्लोप क्या है यहाँ पर, m की वैल्यू क्या है यहाँ पे -k है, तो m इक्वल टू -k हो जाएगा यहाँ पे, स्लोप क्या हो गया यहाँ पर -k हो गया स्लोप। राइट द यूनिट ऑफ, यूनिट क्या होती है 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। हो गया, ग्राफ ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा ग्राफ से। अगला क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी है, राइट द रेट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन दी गई है, इसका हमें रेट इक्वेशन लिखना है। इफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 0, ऑर्डर रिएक्शन का 0 है तो रेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, रेट इक्वल टू k, a की पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, b की पावर भी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा k। होगी, ऐसे ही लिखना था। ठीक है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, डिपेंड ही नहीं कर रही है कंसंट्रेशन पर, हो गई। अगला क्या दिया गया है, मोलिकुलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन कैन नॉट बी इक्वल टू 0, गिव रीजन, मोलिकुलरिटी 0 नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मोलिकुलरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने हैं, अगर रिएक्टिंग स्पीसीज है ही नहीं, 0 होगी मोलिकुलरिटी, तो भैया कौन से मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर करेंगे जिससे कि रिएक्शन होगी नहीं फिर तो रिएक्शन, है ना, इसलिए मॉलिकुलरिटी तुम्हारी 0 हो ही नहीं सकती। रीजन देखो वही लिखा है, मॉलिकुलरिटी कैन नॉट बी 0 बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स अ नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, reactant molecules that must collide or participate in an elementary step without at least one reactant molecule, अगर एक भी reactant molecules नहीं है तो reaction होगी कैसे भैया, इसलिए molecularity तुम्हारी 0 नहीं हो सकती, लेकिन order of reaction 0 हो सकती है, जो कि अभी ऊपर दिया गया था, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो 2020 में पूछा गया था सीबीएसई द्वारा, असर्शन है फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर आर नॉट सेम, ये बात बिल्कुल सही है कि भैया मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए सेम नहीं होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है, जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है वो मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है एंड उसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, इसलिए मोलिकुलरिटी एंड अलग होती है इसमें। ठीक है, इसमें रीजन वैसे यहाँ क्या लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 रीजन भाई देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी 0 ये सही है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, इसका करेक्ट रीजन ये नहीं है, रीजन अभी मैंने बताया वो है यहाँ पर, तो हम इसमें आपको एक ऑप्शन में लेकर उस पर आपको टिक लगाना है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीजन इज नॉट दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता है यहाँ पर, वो ये होता कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपकी मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होती है और जो स्लोएस्ट स्टेप होता है उसके अकॉर्डिंग रेट हम लिखते हैं, समझ गए। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे अलग दिए गए कौन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर सकता है, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, सर बिल्कुल बढ़ती है। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या, नहीं प्रोडक्ट वाला नहीं, इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये सही है, रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर नहीं। थर्ड है यहाँ पर आर, एडिंग अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को ऐड करने से भी रिएक्शन बढ़ जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी वो कम कर देता है। तो यहाँ पे कौन कौन से सही थे, पी आपका सही था, आर सही था, एस सही था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, पी आर एंड एस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई साहब, ये डायरेक्ट करना, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, सीधा करेंगे इसको, देखो कैसे, देखो 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है, तुरंत हो जाएगा, सीधा दिमाग लगा के हो जाएगा। द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंटल रेट डेटा वर ऑब्टेन्ड फॉर अ रिएक्शन कैरिड आउट एट, ओके ये रिएक्शन है A+B,
ठीक है, C+D बनना है आपका 2023 में CBSE में पूछा गया था। पूछा क्या गया देखो यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन दिया गया है ए का, यहाँ पर फिर बी का कंसंट्रेशन दिया गया है और यहाँ पर रेट दिया गया है। ठीक है, व्हाट आर द ऑर्डर्स विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ए एंड बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी। देखो ऑर्डर हम लिखते कैसे हैं, एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि हम रेट लिखते हैं ना, यहाँ पे एक है तुम्हारा रिएक्टेंट ए और एक है बी, तो रेट क्या होता है के, ए की पावर एक्स और बी की पावर मान लो बाई है। अब एक्स एंड बाई की हमें वैल्यू पता करनी है, वो एक्सपेरिमेंटली आती है, एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया गया, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, आंसर आ जाएगा। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए का कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में इतना है और बी का इतना है। ठीक है, तो तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन है इतना। ठीक है, एक्सपेरिमेंट 2 में हमने क्या किया, ए का कंसंट्रेशन तो हमने सेम रखा, ये तो हमने कंसंट्रेशन सेम रखा, ए के कंसंट्रेशन को सेम रखा, लेकिन बी का कंसंट्रेशन देखो हमने यहाँ पर 2 टाइम्स कर दिया। समझ रहे हो, हमने बी के कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दिया, ए को सेम रखा। तो जब हमने बी के कंसंट्रेशन को देखो 2 टाइम्स कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ा, भाई रेट ऑफ रिएक्शन तो सेम है, यानी कि हमने 2 टाइम्स हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया बी का, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़नी चाहिए थी, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा सर जी। इट मींस बी के कंसंट्रेशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसको। तो यहां पर बाई की वैल्यू क्या आ गई, बाई की वैल्यू यानी कि बी के रिस्पेक्ट में था ना, तो बाई क्या आ गया, बाई की वैल्यू आ गई 0। क्यों, क्योंकि भैया बी के कंसंट्रेशन से तो फर्क ही नहीं पड़ा रेट ऑफ रिएक्शन पर। ऐसे हमने बाई की वैल्यू देख के ही बता दी इसमें। ठीक है जी, अब हमें एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, ए का कंसंट्रेशन से क्या फर्क पड़ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन पर। अब देखो एक्सपेरिमेंट 3, देखो ये पहले देखो सेकंड वाला का था ना, 3.0 इंटू 10 की पावर -2, ये ए का कंसंट्रेशन है, ये बी का कंसंट्रेशन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन तुम्हारा इतना है। अब हमने क्या किया, बी का जो कंसंट्रेशन है ये तो हमने सेम रखा, इससे तो कुछ लेना देना नहीं अब, लेकिन हमने ए का कंसंट्रेशन को कर दिया 2 टाइम्स। देखो 3 से 6 हुआ ना, हाँ हमने 2 टाइम्स कंसंट्रेशन बढ़ा दिया ए का, तो रेट ऑफ रिएक्शन देखो जरा यहाँ पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ा, ये अगर आप देखेंगे तो 4 टाइम्स हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 4 टाइम्स बढ़ गई। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, मतलब ए का कंसंट्रेशन तुमने 2 टाइम्स किया तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स बढ़ गई। ओके सर, तो 4 टाइम्स कैसे बढ़ी होगी जरा सोचो भाई साहब। जो ए है तुम्हारा, इसके कंसंट्रेशन को तुमने कितना किया होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स होगी। इस पे पावर कितनी लगी होगी, पावर इस पे 2 लगी होगी, समझ रहे हो, पावर इस पे 2 लगी होगी और इसको तुमने 2 टाइम्स किया तो ये 4 टाइम्स हो गया होगा। समझ में आ रही बात, तुमने भाई साहब ए का कंसंट्रेशन को कितना कर दिया, ये जो कंसंट्रेशन है मान लो यहाँ पर ए का कंसंट्रेशन तुमने 2 टाइम्स किया, यहाँ पर किया बिल्कुल, और इसकी कुछ पावर है तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना बढ़ गया, 4 टाइम्स बढ़ गया। तो 4 टाइम्स कब बढ़ा होगा, 2 की पावर कितनी होगी यहाँ पर, ऑब्वियसली 2 होगी, तभी तो 4 टाइम्स बढ़ा होगा। हाँ, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2। समझ रहे हो, ऐसे निकालते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लो ना, हो जाएगा। वन शॉट लेक्चर जरूर देख लेना, मैंने बना रखा है, समझा रखा है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, ए की पावर हो जाएगा 2 और बी की पावर कितना हो जाएगा जी, बी की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, हमसे पूछा गया था ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, तो आ गया ना भैया, ए के रिस्पेक्ट में क्या आया, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 2 आया, बी के रिस्पेक्ट में 0 आया। अब देख लो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन कौन सा होगा, देखो ऑर्डर ऑफ सी वाला सही होगा आई थिंक, हाँ करेक्ट, सी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ए के रिस्पेक्ट में 2 आया और बी के रिस्पेक्ट में 0 आया। ठीक है, ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ 2022 में पूछा गया था, द स्लोप इन द प्लॉट ऑफ LNR वर्सेस टाइम फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा, -k होगा। सीधा तुम याद कर सकते हो, वैसे क्या था यहाँ पे LN वाली क्वेश्चन, LNR फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था ना, LNR इक्वल टू -kT प्लस LNR0। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से कंपेयर करो, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, स्लोप पूछा गया, तो m क्या हो गया, -k हो गया। ठीक है, सीधा याद कर सकते हो, नहीं तो समझ सकते हो ऐसे। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें बताना सही है कि गलत है। पहला लिखा है अ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाती है। दूसरा, अ कैटलिस्ट अलाउज द सेम रेट ऑफ रिएक्शन टू बी अचीव्ड एट लोअर टेम्परेचर। हाँ बिल्कुल सर जी, आपने टेम्परेचर कम कर रखा है लेकिन कैटलिस्ट ऐड कर रखा है, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को मेंटेन करके रखता है क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, अ कैटलिस्ट मिक्सेस विद रिएक्टेंट एंड इंक्रीजेस द ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये बात कहीं नहीं बोली गई थी,
इनफैक्ट जो कैटलिस्ट होता है वो बाहर हो जाता है रिएक्शन से बाद में, वो बस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड करता है और खुद बाहर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड तुम्हारा सही है। तो कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है? फर्स्ट एंड सेकंड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी वाला, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, थर्ड गलत है तुम्हारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। व्हाई डज द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली डिक्रीजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन? मतलब तुम्हारी जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही होती है, तो क्या हो रहा होता है, जो रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट तुम्हारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स का जो कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कम क्यों होती जाती है? उसका रीजन यही है कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कम होता जाता है जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन आपका कंसंट्रेशन के रिएक्टेंट से जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना कंसंट्रेशन ज्यादा होता है रिएक्टेंट का, उतना रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जाता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाता है। वही लिखा है देखो, द रेट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एज द रिएक्शन प्रोग्रेस। जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है, प्रोग्रेस करती है, द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जाता है, प्रोडक्ट का बढ़ता जाता है ना। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से बिकॉज द रिएक्टेंट स्टार्ट, मतलब वही लिखा है, रिएक्टेंट आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होता जाता है, इसलिए रेट डिक्रीज हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो 31, असर्शन है द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन इज द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ। बिल्कुल सही बात है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? आधी रिएक्शन पूरी हो गई, यानी कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो हाफ बचा इनिशियल का। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला रीजन क्या है इसका? इन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड इट्स हाफ लाइफ इज डबल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भाई साहब, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 0.693 अपॉन में के। यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन तो कहीं आया ही नहीं फॉर्मूला में। तो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट होती है, यानी कि वहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डबल किया जाता है तो हाफ लाइफ इसकी डबल हो जाती है। ये गलत है, क्योंकि हाफ लाइफ तो यहाँ पे डिपेंड ही नहीं कर रही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? असर्शन तुम्हारा ट्रू है, असर्शन इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। जो भी हो टिक मार देना, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 32, असर्शन है द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये तो सीधा गलत है, रेट ऑफ रिएक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होती है। ये गलत हो गया। रीजन लिखा है माइनस साइन यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग द रेट shows that concentration of the, हाँ बिल्कुल सही बात है। हम रिएक्टेंट के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं तो आगे माइनस लगाते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होता जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा असर्शन ए इज फॉल्स और आर हमारा ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो क्या है, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2023 का है। एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई विल द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ गिवन रिएक्शन अफेक्टेड। क्यों होती है और कैसे होती है वो बताना है हमें। रेट ऑफ रिएक्शन जब हम उसमें कैटलिस्ट है, पहला ऑप्शन है कैटलिस्ट, कैटलिस्ट को जब हम ऐड करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पर क्या असर पड़ता है। तो देखो कैटलिस्ट को हम जैसे ही ऐड करते हैं तो भैया रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है। लेकिन क्यों बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है? क्योंकि भैया जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है जिससे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ये पहले वाले का आंसर हो जाएगा। दूसरा, द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन वॉज टेकिंग प्लेस इज डिक्रीज। भैया टेम्परेचर को तुम कम कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन भैया कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? आरहेनियस इक्वेशन ने बता रखा है, हमें बता रखा ना आरहेनियस इक्वेशन ने। आरहेनियस इक्वेशन क्या थी? के इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी, है ना। तो उसने सीधा बोल रखा था कि ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो वही लिखा है देखो, द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज जब कैटलिस्ट को ऐड करोगे। द कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, देयरफॉर रिएक्शन बिकम्स फास्टर। दूसरे का, द रेट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। एट लोअर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कम हो जाती है, कॉलिजन थोड़े कम होते हैं कम स्पीड में, इसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 34, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी गई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन 1/10। जैसे कि इनिशियल कंसंट्रेशन है तुम्हारा आर नॉट, ये तुम्हारा है इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी बची? 1/10। फाइनल कंसंट्रेशन है कितना? 1/10 ऑफ
R0। तो कितने समय में ऐसा हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सीधा था फॉर्मूला लगा, वही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन वाला फॉर्मूला क्या था? K इक्वल टू में 2.303 अपॉन में T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसंट्रेशन, यही था ना? बिल्कुल, हमें T बताना है, टाइम निकालना है हमें, कितने टाइम में कम होगा। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? T इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन में K की वैल्यू कितनी है? 60 है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन R0 है, फाइनल कंसंट्रेशन 1/10 ऑफ R0। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? R0 अपॉन में 10, R0 से R0 कट जाएगा, लॉग ये 10 ऊपर जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे? log 10। और log 10 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब? 1 होती है। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा? T इक्वल टू क्या बचा? 2.303 अपॉन में 60, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 0.38 सेकेंड। इतने समय में इनिशियल कंसंट्रेशन जो था रिएक्टेंट का वो 1/10 हो जाएगा। फटाक से क्वेश्चन सॉल्व होता है, सीधा फॉर्मूला डालो आप। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है भैया, जो आपका रेट कांस्टेंट होता है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो कहीं दिया नहीं गया, देखो ठीक है, देख लो कहीं नहीं दिया गया है। तो रेट कांस्टेंट जो तुम्हारा टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, समझ गए? टेम्परेचर पर। बाकी सब ये गलत है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा गया है। रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता तो हम बोलते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, बट यहाँ बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। के की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये बात बिल्कुल सही है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेट कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, ऑर्डर पे भी करती है, बट ऑर्डर यहाँ पे दिया नहीं गया है। अगला स्टेटमेंट क्या लिखा था? डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। भाई साहब, अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाता तो ये स्टेटमेंट सही हो सकता था, बट यहाँ पे हमसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है, वहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वगैरह से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो ये तीनों स्टेटमेंट तुम्हारे गलत है, फर्स्ट वाला सही है। रेट कांस्टेंट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर दिया जाता तो ऑर्डर लिखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जीज इक्वल टू और ग्रेटर देन। अरे वही आपका एक्टिवेट, वो आपको पढ़ाया था ना मैंने, आरएनएस इक्वेशन क्या था? K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो ये ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करता है जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी की इक्वल होती है, ज़्यादा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। शॉर्ट लेक्चर जरूर देख लेना केमिकल काइनेटिक्स का, अगर नहीं देखा तो। अगला क्वेश्चन देखो 37, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट करना है, ये चुटकियों में करेंगे। देखो जी, ये टी हाफ की वैल्यू है हाफ लाइफ पीरियड की, ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। देखो इनिशियल कंसंट्रेशन जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन टी हाफ की वैल्यू कांस्टेंट है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कौन सा है? देख के ही तुरंत बोलोगे फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है टी हाफ का 0.693 अपॉन में के। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन R0 पे डिपेंड ही नहीं करती, और यहाँ पे भी हमें वही देखने को मिल रहा है, R0 से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा टी हाफ। फर्स्ट ऑर्डर हो गया। सेकंड वाला देखो, टी हाफ है और R0 है, यहाँ पर R0 की वैल्यू बढ़ रही है तो टी हाफ की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो हमने देख के ही बता दिया ये तो भैया जीरो ऑर्डर होगा। जीरो ऑर्डर क्यों होगा? अरे जीरो ऑर्डर इसलिए होगा क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है R0 अपॉन में 2K। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की जो टी हाफ की वैल्यू होती है वो R0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। R0 की वैल्यू बढ़ रही तो टी हाफ की वैल्यू बढ़ रही, तो ये कौन सा हो जाएगा तुम्हारा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। देखो चुटकियों में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एडिंग अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को ऐड करने से एक्टिवेशन एनर्जी पर क्या फर्क पड़ता है? तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है कैटलिस्ट को ऐड करने से। गिब्स एनर्जी पे क्या फर्क पड़ता है? रिमेन्स कांस्टेंट। गिब्स एनर्जी तो भैया कांस्टेंट रहती है, और ये मैंने एग्जैक्ट पॉइंट आपको लिखाया था वन शॉट लेक्चर में, देख लेना एक बार, देख लेना बढ़िया से। अगला क्वेश्चन देखो, इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इतना, देन द रेट कांस्टेंट। अरे यार हाफ लाइफ पीरियड है ना, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करी जा रही है ना। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? टी हाफ इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन में के। हमें के की वैल्यू निकालनी है, 0.693 अपॉन में हो जाएगा टी हाफ। ठीक है, और टी हाफ हमें क्वेश्चन में दिया गया। देखो हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 1286 दिया गया है, तो लिख दो 0.693 अपॉन में 1286। ठीक है जी, इसको तुम डिवाइड कर लोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3। यूनिट क्या होगी? पर सेकेंड, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। तो देखो कौन सा सही ऑप्शन है? बी वाला हो गया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, डिफाइन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है भैया? रेट कांस्टेंट जैसे कि हम कैथी का रेट लिखते हैं, रेट इक्वल टू के। हमारा जो रिएक्टेंट है वो है ए, ठीक है, इसकी पावर कुछ होगी x, हमें नहीं पता। ठीक है, तो रेट इक्वल टू क्या है? अगर हम यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है ए का, इसको हम यूनिट ले लें, 1 ले लें यहाँ पर।
ठीक है, इसकी पावर जो भी हो, तो बन की पावर जो भी हो आंसर क्या आता है, बन आता है, और बन का के में मल्टीप्लाई करोगे तो के ही रहेगा, तो रेट इक्वल टू के आता है। यानी कि इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, जो के है रेट कांस्टेंट है, जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना ले लें, 1 ले लें, यूनिट ले लें, तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन और आपका रेट कांस्टेंट दोनों की वैल्यू सेम होती है, दोनों इक्वल होते हैं। ऐसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। देखो वही लिखा है, द रेट कांस्टेंट के कैन बी डिफाइंड एज the rate of chemical reaction when the concentration या active mass of each reactant has unit value। unit value मतलब बन, समझ गए? बन शॉर्ट लेक्चर देख लो ना, बहुत डिटेल में समझा रखा था ये सारी चीज, ठीक है। उसके बाद एक चीज और पूछी गई थी, राइट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग। रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखनी है। अरे भैया क्या बात है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होती है के की यूनिट? पर सेकेंड होती है। और सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होती है भैया? सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होती है? ये होती है लीटर पर मोल पर सेकेंड। बोला था ना, ये सीधा याद कर लेना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आसानी से आप आंसर कर सकते हो। वन शॉट लेक्चर मैंने बना रखा है केमिकल काइनेटिक्स का, नहीं देखा तो देख लेना, ये सारे क्वेश्चन यूं चुटकियों में कर सकते हो फिर आप। तो ये थी आज की अपनी वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। कितने क्वेश्चंस आपने सही किए, ठीक है, और कुछ समझ में ना आया हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, आप नीचे कमेंट करिए। लेकिन वन शॉट लेक्चर जरूर देख लेना केमिकल काइनेटिक्स का, तभी ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बाकी कैसी लगी वीडियो नीचे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।